इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के डेटा के हिसाब से फूड, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स को पीछे छोड़कर ये रिटेल मार्केट का सेकंड सबसे बड़ा सेगमेंट बन गया है। 2025 में अक्षय तृतीया के दिन इंडिया में 21,000 शादियां हुई और इन शादियों से 1,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो भी सिर्फ एक दिन में। शादियों का स्केल और बजट दोनों हर साल बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़पेपर मिंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में एक शादी की एवरेज कॉस्ट बढ़कर 32 से 32 टू 35 लाख तक पहुंच गई है। 2023 में ये कॉस्ट 28 लाख थी, यानी सिर्फ एक साल में लगभग 14% का जंप। और इसका सबसे बड़ा रीजन है सोशल स्टेटस। लोग चाहते हैं कि उनकी शादी सोशल मीडिया और बॉलीवुड से इंस्पायर्ड हो और बाकी सबसे अलग हो। और जब बात होती है सिटीज की तो गैप और बड़ा हो जाता है। टीयर 1 सिटीज में एक टिपिकल वेडिंग का खर्चा 35 लाख से 5 करोड़ तक जा सकता है। वहीं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ये कॉस्ट 5 लाख से 15 लाख के बीच में होती है। और अगर डेस्टिनेशन वेडिंग की बात करें तो ये बजट लोकेशन, सीजन और गेस्ट काउंट के हिसाब से 25 लाख से 1.5 करोड़ तक जा सकता है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि लोग अपनी लाइफ की सेविंग्स का 20% तक सिर्फ शादी में खर्च कर देते हैं, जबकि 95% इंडियन हाउस होल्ड्स की एनुअल इनकम 30 लाख रुपए से कम है। तो जब खर्चा इतना बड़ा हो रहा है तो क्या हम उसकी प्लानिंग उतनी सीरियसली कर रहे हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको शादी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप है बजट सेट करना। किस चीज पर कितना खर्चा करना है, इसकी एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप वेन्यू प्लस केटरिंग पर 50%, ज्वेलरी पर 20%, क्लोथ्स और मेकअप पे 15%, फोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी पर 10%, मिसलीनियस जैसे गिफ्ट आइटम्स, इनविटेशन, ट्रांसपोर्ट पर अपनी टोटल वेडिंग बजट का 5% के हिसाब से खर्च कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स का एक और रूल होता है, आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे लॉन्ग टर्म में उतने ही बेटर रिटर्न्स बना पाएंगे। शादी के बजट को अचीव करने का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर लॉन्ग टर्म है, मतलब 10 साल से ज्यादा का है, तो म्यूचुअल फंड्स एक स्मार्ट चॉइस है। खासकर अगर आप पेरेंट हैं और अपने बच्चों की शादी के लिए 10 साल से ज्यादा का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बना रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड्स आपके बड़े गोल्स के लिए वेल्थ क्रिएट करने में मदद कर सकते हैं। आप मिड और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर सकते हैं। मिड और स्मॉल कैप फंड्स को लार्ज कैप के कंपैरेटिवली रिस्की माना जाता है। लेट्स अज्यूम आपको शादी के लिए 20 सालों में मिनिमम 45 लाख रुपीस चाहिए। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको पर मंथ 4500 की SIP करनी होगी, जिसका हम सालाना 13% का एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं। अब बात करते हैं 10 साल की। ये थोड़ा लंबा होराइजन है। अगर आप 5.4 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 10 ईयर में एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ ये अमाउंट बढ़ के 10.63 लाख तक हो सकता है। अब लीजिए 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन। ये है मिड टू लॉन्ग टर्म होराइजन। यहाँ अगर आप 15 सालों में 8.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 23.33 लाख तक पहुंच जाती है। और अब इन्वेस्टमेंट होराइजन ले लेते हैं 20 ईयर्स। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 साल का है तो वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल और भी ज्यादा है। 10.8 लाख की टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद 46.73 लाख की बड़ी वेल्थ में कन्वर्ट हो सकती है। अगर आप मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी 5 से 10 साल, तो आपके लिए लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स बेस्ट सूटेड हैं। ये कैटेगरीज आपको अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल देती हैं, रिलेटिवली लो रिस्क के साथ, स्पेशली अगर आपके गोल्स मिड टर्म हैं। आइए समझते हैं कि अगर आपका गोल 45 लाख का कॉर्पस बनाना है तो आपको कितने की SIP करनी पड़ेगी। अगर आपका गोल है 5 सालों में 45 लाख का बजट बनाना तो आपको 20,000 रुपए मंथली SIP शुरू करनी होगी। यहाँ पर हमने 13% का एक्सपेक्टेड रिटर्न अज्यूम किया है। अगर आप 20,000 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 सालों में आप 12 लाख इन्वेस्ट करेंगे। इस इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी 16.62 लाख। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल का है तो वही 20,000 की मंथली SIP, जिसमें अब 24 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया है, हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से ग्रो होकर 47.26 लाख तक पहुंच जाती है, जो आपके 45 लाख के गोल से भी ज्यादा है। अगर आप SIP का अमाउंट बढ़ा देते हैं तो आप अपना टारगेट समय से पहले भी अचीव कर सकते हैं। जैसे आपने शॉर्ट टर्म SIP के केस में देखा, 3 साल के लिए SIP करते हैं तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा अमाउंट से SIP करनी पड़ती है। वहीं अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तो छोटी SIP से काम हो जाता है। म्यूचुअल फंड्स में SIP अमाउंट से ज्यादा आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। शादी में ज्वेलरी की काफी इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर, लेकिन करंटली इनकी कीमत काफ़ी बढ़ चुकी है। और अगर आप अपने टोटल वेडिंग बजट का 20% भी ज्वेलरी पे खर्च करने का प्लान कर रहे हैं
तो उसके लिए आपको सेपरेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। इसलिए ज्वेलरी के लिए आप गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF में SIP शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बेस्ट स्कीम्स हैं HDFC गोल्ड ETF एंड HDFC गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड्स। शादी के बजट में हमेशा 10 से 15% का एक्स्ट्रा फंड रखना जरूरी है। ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे गेस्ट काउंट बढ़ने, एक्स्ट्रा गिफ्ट्स या लास्ट मिनट अरेंजमेंट के लिए काम आता है। कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। शादी के लिए पर्सनल लोन लेना एक फाइनेंशियल ट्रैप हो सकता है। शुरुआत में ये इजी सॉल्यूशन लगता है, लेकिन बाद में हाई इंटरेस्ट EMIs आपके बजट और फ्यूचर गोल्स दोनों को अफेक्ट कर सकते हैं। अपना पुराना गोल्ड कभी भी रीसेल या गिरवी ना रखें। इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों तरह से ये डिसीजन काफ़ी रिस्की हो सकता है। शादी के टाइम रिस्की इन्वेस्टमेंट्स जैसे स्टॉक्स में पैसा लगाना अवॉइड करें, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी से नुकसान हो सकता है। शादी के ऑलमोस्ट 1 साल पहले अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिडीम करके उसे लिक्विड फंड में डाल दें, ताकि मार्केट के उथल पुथल से आपके प्लान्स पर लास्ट मिनट में कोई असर ना हो। तो अगर आप अपने लिए स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं तो आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फाइनेंशियल प्लानिंग की और भी अच्छी टिप्स के लिए चैनल को फॉलो करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.